हेलो एवरीवन, दिस इज योर कृति मैम और आप देख रहे हो एक ब्यूटीफुल सा चैनल डॉक्टर। आई होप यू आर डूइंग रियली वेल। जैसे कि आप लोगों का नीट 2026 का एग्ज़ाम हो चुका है, बहुत जल्दी काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है। बहुत सारे बच्चे किसी फ्रॉड एजेंट्स के चक्कर में पड़ जाते हैं या फिर किसी हाईएस्ट पेड काउंसलिंग के चक्कर में पड़ जाते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके अच्छे मार्क्स आ रहे होते हैं, लेकिन वो हाईएस्ट पेड काउंसलिंग वाला नहीं ले सकते हैं। तो उन बच्चों के लिए मैं एक वीडियो लेकर आई हूँ कि उसमें आप खुद कैसे एमसीसी की काउंसलिंग करोगे। बिल्कुल बेसिक से बताऊँगी किस तरीके से आपको खुद एमसीसी की काउंसलिंग करनी है, स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी। कौन से आपको सीट मैट्रिक्स बनानी चाहिए, कौन कौन से कॉलेज आते हैं, किसके अंडर काउंसलिंग होती है, कितना फीस स्ट्रक्चर होता है, सब मैं इस वीडियो के अंदर कवर करूँगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि ये 10 से 15 मिनट की वीडियो के अंदर आप सीख जाओगे कि आपको अपनी एमसीसी की काउंसलिंग किस तरीके से खुद ब खुद करनी है, ताकि आप किसी और के ऊपर डिपेंड ना रहो और आप अपने हाईएस्ट मतलब बहुत ज़्यादा चार्ज जो पे करने होते हैं वो भी आप पे करने से बच जाओ। तो बस आपको क्या करना है, 10 से 15 मिनट की वीडियो को पूरे ध्यान से देखना है ताकि कोई भी मिस्टेक ना हो। तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एमसीसी नीट काउंसलिंग, एमसीसी की फुल फॉर्म होती है मेडिकल काउंसलिंग कमेटी। जो एमसीसी होती है, एमसीसी 15% सीट की काउंसलिंग करती है। अब 15% सीट क्या, मान लो 100 सीट हैं तो उसमें से 15 सीट्स की काउंसलिंग एमसीसी करेगी। बाकी सीट्स की काउंसलिंग कौन करेगा, बाकी सीट्स की काउंसलिंग करती है स्टेट काउंसलिंग। वो भी मैं बताऊंगी, अगर डिफरेंट स्टेट की जब काउंसलिंग स्टार्ट होंगी तो मेरे चैनल पर अपडेट हो जाएगा, ठीक है। तो जो 15% ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग जो होती है वो एमसीसी के थ्रू होती है। अब एमसीसी के अंदर कौन कौन से कॉलेज आते हैं, अगर आपको एम्स के अंदर किसी भी एमबीबीएस के अंदर आपको एडमिशन लेना है, एमबीबीएस कोर्स के अंदर अगर आपको एम्स के अंदर एडमिशन लेना है तो उसकी काउंसलिंग आपको एमसीसी से करानी होगी। और जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती है ना, उनके अंदर भी अगर आपको एडमिशन लेना है एमबीबीएस के अंदर, बीडीएस के अंदर या फिर बीएससी नर्सिंग के अंदर, तो भी उसकी काउंसलिंग बच्चों एमसीसी कराता है। अब बात करते हैं डीम्ड यूनिवर्सिटी की। जो डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं, जितनी भी डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं, कहीं पर भी आपको डीम्ड यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना है तो उसकी काउंसलिंग भी एमसीसी के थ्रू ही आपको कॉलेज अलॉट होगा, ठीक है। तो अगर आप ऑल इंडिया कोटा या फिर स्टेट यूनिवर्सिटी, स्टेट नहीं सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ऑल इंडिया कोटा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी या फिर आप अपनी डीम्ड यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना चाहते हो तो उसकी काउंसलिंग के लिए आपको एमसीसी के थ्रू कराना होगा, ठीक है। अब कैसे करेंगे मैम, क्योंकि मेन टॉपिक तो हमारा यही था ना कि हम खुद कैसे करें। मेन टॉपिक यही था कि हम खुद कैसे एमसीसी की काउंसलिंग करें, हमें किसी और फ्रॉड एजेंट के चक्कर में ना पड़ जाए या फिर हमें कोई हाई पे ना देना पड़े, इसलिए खुद कैसे करेंगे। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कैसे आप स्टेप वाइज स्टेप स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जब एमसीसी की काउंसलिंग स्टार्ट होती है बच्चों, तो उससे पहले आप कुछ प्री रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो कि आपको अपने पास रख लेनी चाहिए जब आप काउंसलिंग करोगे। ओके, जब आप काउंसलिंग करोगे तो वो अपने पास रख लेना ताकि आपको बार बार डिस्टर्बेंस ना हो। एंड साइड में भी बड़ी प्रॉब्लम होती है, बार बार ऑफ होती है, तो इससे पहले आप अपने पास ये चीज़ों को ज़रूर रख लें। तो क्या है वो प्री रिक्वायरमेंट्स, सबसे पहले जो आपका रीनीट का पेपर हुआ था ना, रीनीट का जो आपका पेपर हुआ था उसका आपके पास एडमिट कार्ड रख लें, ठीक है, और उसका स्कोर कार्ड रख लें। क्यों ज़रूरत पड़ेगी एडमिट कार्ड स्कोर कार्ड की, जब आप लॉगिन करोगे तो वहाँ पर आपको अपना रोल नंबर डालना पड़ेगा एंड आपको अपना एप्लीकेशन नंबर डालना पड़ेगा। तो अपना रोल नंबर एंड अपना एप्लीकेशन नंबर डालने के लिए आपको एडमिट कार्ड एंड स्कोर कार्ड की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। इसके बाद आप अपने पास आपका वैलिड मोबाइल नंबर और मेल आईडी को रखिएगा। जो आपका मोबाइल नंबर चालू है उस मोबाइल नंबर को ही डालना, क्योंकि उसी पर ओटीपी आएगा, तभी आप आगे की काउंसलिंग की प्रोसेस आगे कर पाओगे, ठीक है। तो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड मेल आईडी आपके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट आपके पास होना चाहिए डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग, क्योंकि बच्चों जब आप काउंसलिंग करोगे उसके लिए आपको फ़ीस सबमिट करनी होगी। अब बहुत सारे बच्चे पूछ रहे होंगे कितनी फ़ीस, बताऊंगी, सब बताऊंगी कितनी फ़ीस आपको देनी है। अभी मैं आपको बता रही हूँ क्या क्या आपको चाहिए, वो अपने पास अभी से रख लो। अगर मेरे साथ भी काउंसलिंग कर रहे हो तो अभी से रख लो। फर्स्ट ऑफ ऑल अपना नीट का एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड, जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है एंड रजिस्टर्ड मेल आईडी,
इसके बाद आप अपना डेबिट कार्ड रख लीजिए, क्रेडिट कार्ड रख लीजिए, या फिर नेट बैंकिंग, आपको जिससे भी आप पेमेंट करोगे वो आपके पास होना चाहिए। इसके बाद आप रख लीजिए पहले से बनी हुई चॉइस लिस्ट। मैम चॉइस लिस्ट कैसे बनाएं, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी कि किस तरीके से आपको अपनी, अगर इतने मार्क्स आ रहे हैं तो इन कॉलेजेस को ऊपर रखो या फिर इन कॉलेजेस को नीचे रखो, तो वो मैं एक सेपरेट वीडियो पोस्ट करूंगी, आप उसके अकॉर्डिंग कर लेना। तो सबसे पहले जो आप प्रेफरेंस लिस्ट बनाओगे कि हमें ये कॉलेज चाहिए तो इसको ऊपर रखो, और उस कॉलेज की प्रेफरेंस लिस्ट को एक पेज पर लिख लो, ताकि जब आप काउंसलिंग में उस पर ऐड ऑन करोगे, चॉइस फिलिंग करोगे, तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, रख लिया आपने अपने पास, अपना एडमिट कार्ड रख लिया एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड रख लिया। चलिए, पेमेंट के लिए डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग में से कुछ एक रख लिया। चलिए, मोबाइल नंबर, मेल आईडी रख लिया। चलिए, प्रेफरेंस लिस्ट बन गई आपकी, बिल्कुल बन गई, पेपर पे लिख ली। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टेप 1 तो हमारा कंप्लीट हो जाता है, जो हमारे पास प्री रिक्वायरमेंट चीज़ें हमें ज़रूरत थी। ठीक है, स्टेप 2 में अब बात करते हैं कौन सी वेबसाइट पर हमें करना होगा, कैसे रजिस्ट्रेशन करना होगा, वो बात करते हैं। तो ऑफिशियल वेबसाइट क्या है एंड रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। किसी भी फ्रॉड वेबसाइट पर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारी फ्रॉड वेबसाइट भी बनी होती है एमसीसी के। लगेगा आपको जैसे कि ये ट्रू है, मतलब आपकी बिल्कुल सही है एमसीसी की, हम इस पर कर दे रहे हैं, लेकिन वो फ्रॉड होती है। तो फ्रॉड पर आपको क्लिक नहीं करना है। एमसीसी की ऑफिशियल जो वेबसाइट है वो है mcc.nic.in, ये एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट है। जैसे आप mcc.nic.in पर क्लिक करोगे, आपको दिखाई देगा यूजी मेडिकल काउंसलिंग। यूजी मेडिकल काउंसलिंग पर आप टैप करिएगा। यूजी मेडिकल काउंसलिंग पर जैसे ही आप टैप करोगे, आपको दिखाई देगा न्यू रजिस्ट्रेशन 2026। ठीक है, कैसे आपने वेबसाइट पर गए, यूजी मेडिकल काउंसलिंग करी, उसके बाद में आपने न्यू रजिस्ट्रेशन पर आपने टैप करा। इसके बाद आप जैसे न्यू रजिस्ट्रेशन पर टैप करोगे ना बच्चों, तो वहाँ पर आपको अपना नीट का रोल नंबर, एप्लीकेशन नेम, एप्लीकेशन नंबर, नीट का रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर, आपका जो नेम है, ठीक है, जो आपकी 10th की मार्कशीट में था ना, वही लिखना, क्योंकि वही वैलिड माना जाएगा। तो अपना नीट का रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर, आपका जो नेम है वो, और आपकी मदर्स का नेम, मदर्स नेम भी वही लिखना है जो 10th की मार्कशीट में मेंशन हो। ठीक है, इसके बाद अपना DOB, डेट ऑफ बर्थ, डालकर रजिस्टर कर लीजिए। बस इतनी सी प्रोसेस होती है रजिस्टर की। जैसे ही आप MCC की साइट पर जाओगे, वहाँ पर आपको यूजी मेडिकल काउंसलिंग दिखाई देगा। यूजी मेडिकल काउंसलिंग में आपके नीचे जैसे आप टैप करोगे, वहाँ पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन आएगा। वहाँ पर सारे आप अपना फिल कर देना, अपना रोल नंबर, अपना एप्लीकेशन नंबर, अपना नेम, अपना मदर्स नेम और अपना डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पर आपका रजिस्टर हो जाएगा। ठीक है, रजिस्टर करने के बाद आप अपना एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जनरेट करना है। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जनरेट जैसे ही आप करोगे, उस पासवर्ड को अपनी एक डायरी में लिख लेना, क्योंकि कई बार हम भूल जाते हैं, हमें याद नहीं रहता। तो उस पासवर्ड को अपनी किसी भी डायरी में नोट डाउन कर लेना, क्योंकि बार बार आपको लॉगिन करने की ज़रूरत होगी। ये सारी जो प्रोसेस होती है, ये एक साथ नहीं होती। जैसे कि रजिस्ट्रेशन हो गया, चॉइस फिलिंग हो गया, सीट अलॉटमेंट हो गया, इनमें कुछ कुछ टाइम होता है, लेकिन इसमें बहुत मिनिमम टाइम मिलता है। जैसे कि रजिस्ट्रेशन आपको करना है तो आपको सिर्फ 4 से 5 दिन ही मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको 1 मंथ मिल रहा है, नहीं, रजिस्ट्रेशन भी 4 से 5 दिन मिलेगा, चॉइस फिलिंग में भी आपको 4 से 5 दिन मिलेगा, फीस पेमेंट के लिए भी आपको 4 से 5 दिन मिलेगा, और अगर चॉइस लॉक करनी है तो भी आपको 4 से 5 दिन मिलेगा। ज़्यादा टाइम नहीं मिलता। ठीक है, चॉइस लिविंग में तो मोस्ट प्रॉबेबल 2 से 3 दिन ही मिलते हैं। ठीक है, तो यह हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया, हमने पासवर्ड भी क्रिएट कर लिया। अब आते हैं स्टेप 3 पर। ठीक है, स्टेप 3 में हम करेंगे फ़ीस पेमेंट। आपका रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको फ़ीस का पेमेंट करना होता है। अब मैं आपको बताऊंगी कौन कौन सी रिफंडेबल फ़ीस है और कौन कौन सी नॉन रिफंडेबल फ़ीस है। फ़ीस जब आप करते हो ना, तो यहाँ 2 तरीके की फ़ीस लगती है बच्चों। ठीक है, नॉन रिफंडेबल भी होती हैं और रिफंडेबल भी होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप ऑल इंडिया कोटा के लिए अप्लाई कर रहे हो या फिर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहे हो, ऑल इंडिया कोटा के लिए अप्लाई कर रहे हो या फिर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो ना, जनरल कैटेगरी में अगर आप आते हो, तो आपको 1000 रुपीज़ तो उसकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस देनी होती है,
और 10,000 रुपीज़ आपको सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करनी होती है। मतलब 11,000 रुपीज़ आपको देना पड़ेगा अगर आप जनरल कैटेगरी से आ रहे हो, जिसमें कि आपकी जो 1,000 रुपीज़ है ना, जो आप रजिस्ट्रेशन करा रहे थे, उसमें जो 1,000 रुपीज़ है वो आपकी नॉन रिफंडेबल होती है, जबकि जो 10,000 है सिक्योरिटी मनी वो रिफंडेबल होगी। कब रिफंडेबल होगी बताऊंगी। तो 1,000 रुपीज़ तो आपकी नॉन रिफंडेबल होती है, 10,000 रुपीज़ आपकी रिफंडेबल होती है। इसके बाद अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो, एसटी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो, या फिर ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो, तो आपको टोटल 5,500 रुपीज़ पे करना होता है। ठीक है, ये बात हो गई हमारी ऑल इंडिया कोटा एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए। कुछ बच्चे जो डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए सभी के लिए एक ही फीस होती है, चाहे आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करो, या फिर ओबीसी से, या फिर एससी से, या फिर एसटी से। आपको रजिस्ट्रेशन फ़ीस 5,000 रुपीज़ देनी होती है, जो कि नॉन रिफंडेबल होती है। नॉन रिफंडेबल का मतलब वो वापस नहीं होगी। ठीक है, एक बार देने के बाद में वो फ़ीस वापस नहीं होगी। तो अगर आप डीम्ड के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको 5,000 रुपीज़ देना पड़ेगा। और अगर आप सिक्योरिटी मनी जानना चाहते हो डीम्ड की, तो वो आपको 2 लाख रुपीज़ देने ही पड़ते हैं। किसी भी कैटेगरी की बात हो, आपको 2 लाख रुपीज़ देने ही पड़ेंगे। मतलब आपको 2,05,000 रुपीज़ पे करने पड़ते हैं जब आप डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहे हो। ये हमारा कंप्लीट होता है स्टेप 3। अब बात करते हैं स्टेप 4 की। आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, आपने फ़ीस का पेमेंट कर दिया। ठीक है, अगर आप ऑल इंडिया कोटा के लिए गवर्नमेंट, जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज ऑल इंडिया कोटा के अंदर आते हैं, फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर आते हैं, तो उसके लिए आपको 11,000 पे करना होगा, जिसमें से कि आपका 1,000 जो होगा वो कट जाएगा। और अगर आपको नई सीट अलॉट होता है तो आपकी 10,000 रुपीज़ वापस हो जाएगी। वापस उन्हीं की होगी जो एडमिशन नहीं लेंगे, जो फ्री एग्जिट कर देंगे राउंड 1 के अंदर ही। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने एडमिशन ले लिया और फिर भी वापस हो जाएगी, नहीं। वो आपकी जो फीस आप जब जनरेट करने जाओगे, कॉलेज जाओगे, मान लो कोई सीट अलॉट हो गई, अलॉट में आपका ये रुपीज़ ऐड ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो आपकी स्टेप 3 कंप्लीट हो गया, फीस हो गई, आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, फीस हो गई। अब स्टेप 4 में आपका आएगा चॉइस फिलिंग और लॉकिंग। स्टेप 4 में क्या आएगा आपका? चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग। देखो, पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद में क्या होता है, आपके पास एक पोर्टल खुलेगा। ठीक है, आपके पास एक पोर्टल खुलेगा जहाँ पर आपका ऑप्शन आएगा चॉइस फिलिंग का। किसका ऑप्शन आएगा? चॉइस फिलिंग का आपके पास ऑप्शन आएगा। आप देखोगे लेफ्ट साइड पर, लेफ्ट साइड में सारे कॉलेजेस जो भी आपको चाहिए, जो भी आपको पहले चाहिए ना, उनको आप पहले ऐड, एक टैग आ रहा होगा, पहले कॉलेजेस आ रहे होंगे, उसके बगल में ही ऐड लिखा हुआ आ रहा होगा। तो जो जो आपको कॉलेज आपने पहले प्रेफरेंस लिस्ट बनाई थी ना, उसमें जो ऊपर कॉलेज होंगे उनको आप ऐड करते जाओ, स्क्रॉल डाउन करते जाओ। अगर नहीं मिल रहा कॉलेज, मान लो नीचे है वो कॉलेज, आपको वो पहले चाहिए, तो नीचे जाओ, उस कॉलेज आपको दिखा, उसमें ऐड आ रहा होगा, उस पर ऐड पर टैप कर दो। ठीक है, ऐड पर आपने क्लिक कर दिया। ऐड पर आपने क्लिक करने के बाद आप क्या करोगे, मान लो आपको कोई कॉलेज था जो आपने 10th नंबर पर लगा दिया, लेकिन आपको वो 3rd नंबर पर चाहिए, तो आप उसको स्क्रॉल, उसमें अप एंड डाउन का भी आता है, तो अप करते जाओगे तो उतने नंबर पर ही वो आ जाएगा, और जो ऊपर आपने 2nd नंबर पर करा था वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो अप्स डाउन करके भी आप कॉलेज की प्रेफरेंस लिस्ट को अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो। शेड्यूल जो जनरेट होगा, शेड्यूल में बताया होगा कि आपको इस डेट तक चॉइस लॉक कर देनी है, तो वो मैंडेटरी है बच्चे। जो भी आप चॉइस फिल करोगे ना, तो आपको उसका, और एक और बात बता देती हूँ मैं आपको, जब आप चॉइस फिल करते हो ना, ऐड पर आपने क्लिक करा तो वहाँ पर एक ऑप्शन भी दिखता है आपको राइट हैंड पर, उसमें आप सेव करते जाओ, उसमें आप सेव करते जाओ, क्योंकि अगर आप सेव नहीं करोगे ना तो वो हट जाएगा, फिर से आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो ऐड करा सेव कर लो, ऐड करा सेव कर लो। ठीक है, इसके बाद शेड्यूल के अकॉर्डिंग जब भी आपका शेड्यूल निकलेगा, आपने जो भी चॉइस फिलिंग करी हुई है, अगर आपने सेव कर ली है, उसके बाद में आपको सीट लॉक करनी होगी, सीट नहीं, चॉइस लॉक करनी होगी। ठीक है, चॉइस लॉक करना ज़रूरी होता है। अगर आप चॉइस लॉक नहीं करते हो तो सिस्टम अपने आप उसको लॉक कर देगा, बट बेटर यही है, सेफर साइड के लिए आप खुद ही लॉक कर लें, जो भी उसकी डेट हो। ठीक है, तो एक बार इसका रिव्यू देख लो आप। ओवरऑल कैसे चॉइस अवेलेबल आएगी, लेफ्ट साइड पर ऐड आएगा, एडिट करते जाना, सेव करते जाना, आपकी
प्रेफरेंस लिस्ट जो अकॉर्डिंग आपने जो बनाई है उसके अकॉर्डिंग आप अपने कॉलेजेस को ऐड करते जाना, ठीक है। ऐड करने के बाद सेव करते जाना और उसके बाद में आप चॉइस लॉक कर देना। यहाँ तक आपकी चॉइस लॉक हो चुकी है। अब बारी आएगी आपकी सीट अलॉटमेंट एंड रिपोर्टिंग की। बस इतना सही होता है, आपने जो बस प्रेफरेंस लिस्ट सही बनाना, ठीक है। प्रेफरेंस लिस्ट सही बनाने के बाद में आपने चॉइस लॉक कर दी। अब आपके कुछ टाइम बाद में ही, ज़्यादा दिन बाद में नहीं, विद इन 7 डेज़ के अंदर ही आपका रिजल्ट आ जाता है कि सीट अलॉट हुई है या फिर नहीं हुई है। जैसे आपको सीट अलॉट हो जाती है ना, तो वहाँ पर आपको आपका ये जो पोर्टल है, जैसे आप लॉगिन करोगे वहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख जाता है सीट अलॉटमेंट लेटर का। या तो सीट अलॉटमेंट लेटर का ऑप्शन दिखेगा या फिर दिखेगा सीट अलॉटमेंट रिजल्ट। उस पर जैसे ही टैप करोगे वहाँ पर आपको पता पड़ जाएगा कि आपको ये कॉलेज मिला है, आपका नाम आ रहा होगा, आपके मदर्स नेम आ रहा होगा और आपको वहाँ पर पता पड़ जाएगा कि आपको ये कॉलेज अलॉट हुआ है, ठीक है। जो भी मान लो XYZ आपको कॉलेज अलॉट हुआ है तो वो वहाँ पर कॉलेज का नेम आपको अपीयर हो रहा होगा। उसको आपको अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड करना होगा, क्योंकि आप डाउनलोड नहीं करोगे तो आप एडमिशन नहीं ले पाओगे। क्योंकि जब आप एडमिशन लेने जा रहे हो, किसी मान लो कोई भी एम्स दिल्ली जा रहे हो, एम्स दिल्ली में आप जब आप वो लेकर जाओगे तो वो सबसे पहले आपका अलॉटमेंट लेटर देखेंगे, ठीक है। तो आपका जो रिज़ल्ट आएगा तो उसमें बाद अपने डाउनलोड कर लो अलॉटमेंट लेटर को। डाउनलोड कर लिया, उसकी आपको कॉपी निकालनी पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद में आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने होते हैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। वो सारे डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी लेकर आपको उस कॉलेज के अंदर वेरिफिकेशन के लिए जाना होता है, ठीक है। मान लो मुझे मिला एम्स दिल्ली मिला, ठीक है, एम्स दिल्ली मिला तो मैंने सीट अलॉटमेंट जो मैंने रिज़ल्ट निकाला था उसकी कॉपी, बाकी जो भी डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बताऊंगी उन सबकी फ़ोटोकॉपी लेकर मुझे एम्स दिल्ली जाना होगा और वहाँ पर अपना वेरिफिकेशन करना होगा। और वहाँ पर जो फ़ीस है सबमिट, बाकी जो मेरी फ़ीस मैंने सिक्योरिटी मनी करी थी ना उसी में ऐड ऑन हो जाती है, ठीक है। मान लो उसमें मैंने 10,000 करे थे तो उसी में मेरी ऐड ऑन हो जाएगी और उसमें आपको पे करना होगा। क्लियर है, ऑनलाइन ही पे आपको करना होता है। तो ध्यान रखिए, आप अपने साथ डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर जो भी है जिससे भी आप पे करोगे वो आप डेफिनेटली लेकर जाना। मैं सेपरेट वीडियो बताऊंगी कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लेके जाना होता है। बस इतनी सी प्रोसेस होती है जब आप MCC की काउंसलिंग कराते हो, ठीक है। तो अब आप खुद से भी MCC की काउंसलिंग कर सकते हो, कोई भी ज़रूरत नहीं है पेड लेने की, कोई भी ज़रूरत नहीं है किसी भी फ्रॉड के झंझट में पड़ने की। और रही बात प्रेफरेंस लिस्ट की, वो भी मैं डेफिनेटली अपने चैनल पर बहुत ही जल्दी अपलोड करूँगी, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, ये चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, कीप वॉकिंग, कीप पासलिंग। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।